अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस हसीन सी सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमोत साकिब। एक और सुबह में वेलकम कहते हैं। अच्छे लगने का शौक सभी को है, लेकिन उसके लिए अपनी केयर भी करनी पड़ती है, बॉडी केयर, फेस केयर और पता नहीं क्या क्या। आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है और इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल केयर क्या है। और इसी के लिए हमारे साथ एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। मैं तो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इनको मैंने यहाँ पर बुला लिया कि आपके भी मसले मसाइल इनसे यहीं पर डिस्कस कर लिए जाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहर बानो साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। माशाल्लाह इतनी परफेक्ट और बिल्कुल फिट। मैं 22 का हूँ, कोई यकीन नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। मैं 22 का हूँ, कोई यकीन नहीं करता। ये क्या आप मुझे बूढ़ा ना बनाए इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और बहुत मुबारक माशाल्लाह आपको चैनल के लिए भी। थैंक यू सो मच। और बड़ी हैपनिंग सुबह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल फेसेस। खुशी होती है सेल्फ ग्रूमिंग पे बात हो रही है तो खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत अपीयरेंसेस देख के दिल खुश होता है हर इंसान का। बिल्कुल। और बड़ी एक खूबसूरत कुरान में भी आता है कि अल्लाह खूबसूरत है और उसको खूबसूरती पसंद है। सो दैट्स अ थिंग जिस पे हम लोग बात करेंगे। और सेल्फ ग्रूमिंग, खूबसूरती, हर इंसान खूबसूरत है। सेल्फ ग्रूमिंग की जहाँ तक बात है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ बाहर से अच्छा लगना नहीं होता, ये आपका अंदर से बाहर झलकता है। इंसान अगर अंदर से खुश हो तो अपेरेंटली वो बाहर इतना खूबसूरत लगता है कि आपको उनकी सेल्फ ग्रूमिंग जब बात करते हैं तो देन वी टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज, द वे दे प्रेजेंट देमसेल्फ एंड द वे दे कैरी देमसेल्फ। उसके लिए हमने सेगमेंट भी रखा हुआ है पर्सनल ग्रूमिंग का, वो आगे चल के वो मेरे ख्याल से आगे जाके करेंगे। हाँ, लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं उसी के ऊपर ये हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में खासतौर नॉर्मल इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अवेयरनेस की हम लोग रोज़ बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टीवी शोज़ आ गए हैं, मीडिया में आप लोग इस चीज़ को बार बार डिस्कस भी कर रहे हो। यू डिस्कस अबाउट द ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स। डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी बात सही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एटलीस्ट लोगों को आप मुफ्त मशवरे, गाइडेंस, हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग की आप फ़र्क बता रहे हो। पहले ये फील्ड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दिल और गुर्दे के डॉक्टर के पास लोग मजबूरन जाता था। इट वॉज अ नीड, इट वॉजंट अ वांट। अब एस्थेटिक फील्ड एग्जैक्टली वैसी ही है। अब एस्थेटिक्स में आप यकीन करो हर क्लास आ रही है, हर क्लास फ्रॉम मीडियम, इवन पुअर वांटेड टू टच द एस्थेटिक्स। अब वो क्या होता है, वो घर के टोटकों से बात स्टार्ट होती है और वो फिर मेजर जो है जिसने बहुत फर्क देखना है या अच्छी ट्रीटमेंट्स करानी है वो फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड कर लेता है। बिल्कुल। और हर इंसान करना चाहता है। स्किन स्पेशलिस्ट में और डर्मेटोलॉजिस्ट में बेसिकली क्या फ़र्क है? स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एक ही चीज़ है। अच्छा। एस्थेटिक फिजिशियन एक होता है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको डर्मेटोलॉजी स्टडी करके एटलीस्ट कुछ सालों का कोर्स होता है, 2 साल 4 साल, डिफरेंट MCPS, MD, FCPS के कोर्सेज हैं। And you learn about dermatology. Skin related problem is dermatology. ठीक। Purely. Aesthetics completely जो है एक beauty modifying field है। Aesthetics की definition में अब क्या है, बहुत सारे मसले आ जाते हैं। मर्द हजरात को जैसे बालों का प्रॉब्लम, आपको तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इसलिए आपकी तरफ पॉइंट नहीं करना चाहिए, उधर पॉइंट करना चाहिए। मर्द हजरात के जैसे प्रॉब्लम्स हैं, बालों के मसले। ख़वातीन दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे झुर्रियाँ, एजिंग प्रॉब्लम्स, बालों का गिरना, हेयर रिमूवल्स। पहले बड़ा ट्रेंड होता था स्पास का, सैलॉन्स का। अब क्योंकि एस्थेटिक फील्ड एक प्रोफेशनल फील्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर उसको लेके चल रहा है, तो लोगों को ये पता है कि यार आई एम इन सेफ हैंड्स। अच्छा, आपने स्पा और क्लिनिक्स की बात की, हाँ। सैलून्स की बात की। सैलून्स और स्पा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये ट्रीटमेंट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं और कुछ कम पैसों पे। तो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे क्यों ना जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही क्यों जाएं। उसमें और आपके ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। अब मीडिया के ज़रिए हम लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ऑथेंटिसिटी देखा करें। ठीक है, फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, आपको ये लगता होगा कि यार इसमें कोई साइंस नहीं है, एक फेशियल ही है। इन फेशियल्स के साथ क्या होता है, उसमें आपकी स्किन भी पील ऑफ हो सकती है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स स्किन पे ना लीमू लगा रहे होते हैं ग्लोइंग और वाइटनिंग के लिए, वो क्या होता है, उनकी स्किन इरिटेटेड होती है
और उन इरिटेटेड स्किन पे अगर वो सैलून या स्पा वाले उनकी हिस्ट्री ना लें और वो ट्रीटमेंट्स ऑफर करने लग जाएं, जो यूजुअली यही हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनकी स्किन बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजी स्टडी करके बैठा है, एस्थेटिक फिजिशियन एक प्रॉपर अपनी एस्थेटिक्स की डिग्री लेके बैठा है। इन लोगों को पता है कि यार अगर मेरी ये कॉम्प्लिकेशन हो गई तो मैंने इसको हैंडल कैसे करना है। कंसल्टेंट कौन है? कंसल्टेंट वो बंदा होता है जो कि आपको सर्विसेज देता है, उसको ये पता है कि यार ये मैंने अगर कॉम्प्लिकेट कर दिया पेशेंट, खुदा ना खास्ता, तो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दिस केस। स्पा सैलून में खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट। वहाँ पर तो आपको So, पता है कि हाँ। जब वहाँ पर जाते भी हैं, ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता होगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं दिखाते और वो छोटे छोटे जार्स में लेकर आते हैं। वेरी बैड। हाँ। आप यकीन करें, बड़ा मुझे दुख होता है कि लिखा होता है सारा कि अच्छा आप ये ट्रीटमेंट या ये आप करा रहे हो, उसमें ब्रांड भी लिखा होता है। एग्जैक्टली यही बात मुझे लगता है आपने सैलून के ट्रीटमेंट कराएं कि वो छुपा के प्रोडक्ट्स रख रहे होते हैं, वो बिल्कुल छुपा के ना, दे डोंट इवन शो यू। बिल्कुल, और फिर When बाद there में is फोर्स no करते हैं कि हमारी transparency, क्रीम यही साथ बात। लेकर जाएं। यार यही बात कि अगर आपकी बिजनेस में ट्रांसफर आई थिंक ही हैज गॉट एन एक्सपीरियंस। मेरा ख्याल है पहले पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ चलते हैं, Yeah. जो टॉपिक का जिक्र किया था मैंने। तो जिस Yeah, तरीके से sure. हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, वैसे ही इंटरनली, क्योंकि आप अंदर से अगर क्लीन होंगे और अंदर से अगर आपका एक बिल्कुल। जज्बा होगा, तभी वो जज्बा चेहरे पर नजर आएगा। तो आज देखते हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग में क्या सिखाया जा रहा है। वापस आएंगे और ढेर सारे सवालात हैं जो रखेंगे डॉक्टर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं फसी मेहता, आपका होस्ट, और आज के एपिसोड के लिए एक प्री क्वालिफिकेशन है। अगर आप ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का जमघटा रहे हर वक्त, आप चाहते हैं कि आप अपने हल्का अहबाब में, सोशल सर्कल के अलावा प्रोफेशनल सर्कल में एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को लीड करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इदारे में या पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं आपके, आप लीडर बनना चाहते हैं, तो फिर आज का प्रोग्राम आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि लीडर कौन होता है और लीडरशिप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपके मिथ्स या गलत फहमियाँ चाहता हूँ कि दूर कर दूँ। लीडरशिप का ताल्लुक या कोई लीडर अगर है तो उसके लिए ये लाजिम मलजूम नहीं है कि वो पॉलिटिशियन हो या वो किसी ख़ास पोजीशन ऑफ पावर पे हो या अपनी हायरार्की या सीनियरिटी की बेसिस पे वो लीडर कहलाए कि भाई ये डायरेक्टर साहब हैं, ये लीडर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, वो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। लीडर के लिए कुछ क्वालिटीज़ और होती हैं जो डिटर्मिन करती हैं कि वो लीडर है। सीनियर होना, एग्जीक्यूटिव होना, सुपरवाइज़र होना, मैनेजमेंट का बंदा होना, पॉलिटिशियन होना और बातें। लीडर होने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, उसमें आपकी वो काबिलियत, आपकी वो कुव्वत कि आप इर्द गिर्द सोशली एक ग्रुप को, सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना अपना, वो क्रिएट कर सकें। वो कैसे करेंगे? सोशल इन्फ्लुएंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, हम उन पर बात करेंगे। पर लीडर के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि आप जो कुछ भी करें उससे जो दूसरों की एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएं, आप मैक्सिमाइज करें उनकी एफर्ट्स। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि यार ये काम कर दो, ये कल सुबह तक हो जाना चाहिए, जाओ जाके सारे बाहर जाके इंतज़ार करें कि जब जी वो टीम आएगी तो आपने उनको ग्रीट करना ही करना। ये मैं इंस्ट्रक्शंस तो ज़रूर दे रहा हूँ, पर मैं उनकी एफर्ट्स कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ कि जो वो गोल कॉमन अचीव करना चाहते हैं उसमें मैं आसानी पैदा कर सकूँ। ये एक लीडर की क्वालिटी है। तो सोशल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना, मैक्सिमाइज करना दूसरों की एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सबसे जो बुनियादी काम एक लीडर का होता है वो होता है विजन। वो फ्यूचर का एक विजन पेंट करता है, वो बताता है या बताती है कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसका पाथ बनाता है कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, इस स्टेज तक जाने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो कैसे होंगी। उसमें टीम को मोटिवेट करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को एम्पावर करना है, और वो जो गोल है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक सोशल कॉज हो सकती है, वो गोल एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, एक नया वेंचर, एक नया प्रोडक्ट हो सकता है। वो गोल ये है कि आपने करप्शन से छुटकारा पाना है और उसके लिए आप उन्हें इलेक्शन से पावर में लेकर आए। सो लीडर गोल देता है, विजन देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बेसिस पे लोग किसी शख्स को अपना लीडर मानते हैं वो है उसकी ईमानदारी, उसकी दयानतदारी,
उसकी ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन। ट्रस्ट जिसकी बेस में ना हो कोई रिलेशन नहीं बन सकता। लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की बात है, क्योंकि आप किसी को अपने मुल्क की भाग दौड़ दे रहे हैं, किसी इदारे के लीडर को आप अपने जितनी मेहनत है की है या शेयर्स लिए हैं तो आप उसके हवाले इदारे की भाग दौड़ दे रहे हैं, या किसी सोशल कॉज के लिए जो आप समझते हैं कि ये हल होनी चाहिए, ये मामला, ये मुअम्मा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो किसी के साथ ज़्यादती का हो, आप किसी एक को चैम्पियन ऑफ चेंज बनाते हैं। वो जो शख्सियत होती है उसकी सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि उसके ऊपर एतमाद, और वो जो शख्स जिसने लीडर बनना है उसकी भी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये एतमाद कैसे आएगा? जब आप अपने अंदर कुछ छुपाएंगे नहीं, आप अपने मोटिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स खुल के बयान करें, सबको बताएं। और अगर आप टीम के हवाले से, अगर प्रोफेशनल एक इन्वायरमेंट में बिलोंग करते हैं तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है फीडबैक। फीडबैक देना भी और लेना भी। अच्छे लीडर की ये निशानी होती है कि वो फीडबैक ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और जो भी चेंजेस हैं उसे मिल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अपनी टीम में अगर कोई मसले मसाले हैं तो उन्हें बिठा के ओपनली फीडबैक देते हैं, ना कि सिर्फ ये कहते हैं कि तुम ठीक नहीं काम कर रहे। भाई क्यों नहीं कर रहे? क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और एज ए लीडर आप उनकी कहाँ मदद करेंगे? एक मौसर लीडर बनने के लिए कुछ ऐसी खुसूसियात का होना ज़रूरी है जिनसे आप जज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये शख्स एक सही लीडर बनेगा या है, या इस लड़की में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो कैसे हैं, पता चलती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ तो आपसे बात की कि ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आप लोगों की दर्द समझ सकें, आप एम्पैथाइज कर सकें उनके साथ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। बातचीत से सिर्फ इंसान लीडर नहीं बनता। कुछ अचीव करने के लिए गोल पे फोकस रखना ज़रूरी है। अगर मेरा कुछ मकसद है, मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, या मैंने अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, या मैंने अपनी एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ानी है, या इलेक्शंस जीतने हैं, या और इलेक्शन सिर्फ मुल्क के नहीं हो सकते, स्टूडेंट कम्युनिटी के हो सकते हैं, आपके इलाके के हो सकते हैं। कि आपका कोई गोल है कि मैंने यहाँ पे सफाई सुथराई का माहौल को बेहतर करना है, 3 महीने में बेहतर करना है, या कोई टाइमलाइन ही नहीं है, कब बेहतर करना है, किस जगह पे करना है। तो फोकस बहुत ज़रूरी है और रिजल्ट्स अचीव करते जाएं। कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करनी ज़रूरी है। तो आपको क्या करना होता है? आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना होता है, साथ लेके चलना होता है। मोटिवेट करने के लिए क्या ज़रूरी है? उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ हम आहंगी हो, आप एक लेवल पे कम्युनिकेट करें। अगर एक शख्स अवेलेबल ही नहीं होगा तो उसकी टीम उसके लीडर नहीं मानेगी। सुपरवाइज़र सीनियर मान लेगी, लीडर नहीं मानेगी। तो वो जब जानेंगे कि ये शख्स मेरे लिए हर वक्त मौजूद है, जब भी मुझे कुछ चाहिए हो ये अवेलेबल है मेरे लिए, तो वो कहेंगे हाँ, दिस गाय हैज़ माई बैक। कुछ होगा तो मेरा लीडर मेरे साथ होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ इसमें जो जिसका किरदार है वो है मस्बूत सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। लीडर ने ना हर किस्म के चैलेंज को फोरसी करना है और फिर उसके बाद उसे मिटिगेट करना है, उसे देखना है कि मैंने अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखना है। बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, फेलियर्स होंगे, पर आपने तैयार रहना है कि मैंने अपने गोल पे फोकस रहना है और मैंने हर एक क्राइसिस के अंदर उसका पॉजिटिव एंगल देखना है। कोशिश कीजिए जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि आप समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी टीम को जाके समझाऊं, तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एलिमेंट को ढूंढिए। कोई ना कोई ऐसी लर्निंग होगी जो आपको बताएगी कि ये एंगल अगर मैं अपनी टीम को बताऊं तो शायद वो इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाए। उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसे कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। मैं अपने आप पे पहले उसको लागू करूं, पहले मैं तो उन चीज़ों से गुजरूं। अगर मैं खुद कुछ हाथ से ना करूं और सिर्फ उन्हीं को कहता जाऊं कि हाथ से तुम ये काम करो, तुम रिपोर्ट बनाओ, जब मैंने पहले बना के दिखाई या करके दिखाया तो बात और होगी। आप सिर्फ लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो ये काम करें, अपने टेबल की सफाई रखें, जब दफ्तर में माहौल अच्छा रखें, और ख़ुद आप कुछ ना करें तो कहेगा ये हमें तो कह देता है, ख़ुद तो इसमें ये कुछ भी सलाहियत नहीं है। ख़ुद तो ये जो कहते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने कॉल और फेल में अगर बहुत इतज़ाद होगा तो लोग फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बेसिक बात याद रखिएगा, ट्रस्ट। जब ट्रस्ट नहीं है तो इमारत ही नहीं खड़ी होगी। रिलेशनशिप कोई भी हो, लीडरशिप और फॉलोअर का हो या कोई और आपका रिलेशन हो। सो जो हमने बात की लीड बाय एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। मैंने पहले कहा फीडबैक देना और फीडबैक लेना। ये जो लर्निंग है ना एक लीडरशिप के अंदर, बहुत ज़रूरी है कि आप इवॉल्व करें, आप ग्रो करें, और ये 2 वे स्ट्रीट है।
ये वन वे नहीं है कि मैं बस अपनी टीम को बताता जाऊँ, अपने क्या कहते हैं फॉलोअर्स में बता जाऊँ कि तुमने ये करना है वो करना है, बट उनसे ये ना पूछूं कि हाँ भाई आप मुतमईन हैं, क्या आप मेरे अंदाज से मुतमईन हैं, क्या आप मुतमईन हैं कि जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं और हम जल रहे हैं आगे, क्या हम उस पर अपने सही मकसद को अचीव कर लेंगे। तो ये फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लीडर है वो हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन ढूंढता है, वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं फंसा रहता। वो देखता है कि अच्छा ये चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इससे किसको फ़ायदा होगा और किस तरीके से हम मिल के इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोलैबोरेशन किससे करनी है, पार्टनरशिप किससे करनी है, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ ये पहली बार होने जा रहा है, क्या दुनिया में कभी ऐसे किसी ने कोई ये मसला फेस नहीं किया होगा, किया था तो कैसे किया था। तो लीडर पढ़ते हैं, दे ऑलवेज रीड अ लॉट, लोगों को पढ़ते हैं, सिनारियोज को पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, और उससे आप क्या होते हैं, यू बिकम वाइज। आप जब दाना होंगे तो आप मशवरा भी अच्छा देंगे। सो जो आपकी विजडम है, जो आपकी हिकमत है, वो आपकी जो डायरेक्शन है उसके अंदर एक समझने के कॉन्क्रीट का किरदार अदा करती है। सो गर्ज ये कि ये चंद क्वालिटीज़ हैं जो आप अगर अपने अंदर एक्सरसाइज करें तो आप लीडर बन सकते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा, और ये मेरी ज़ाती राय है कि लीडर्स आर मेड। आज की इस गुफ्तगू के बाद अपनी राय पे ये आपसे कह रहा हूँ कि लीडर्स कैन बी मेड, यू कैन बी अ लीडर, पीपल अराउंड यू कैन बी अ लीडर, गो एंड मेक देम अ लीडर। उन्हें बताइए कि ये कर सकते हैं आप, ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वक्त के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो हमेशा ज़ीरो साइज़ ही रहें। बहुत सारी अभी ऐसी यंग मदर्स हैं जो चाहती हैं कि वो बस दोबारा से उसी तरह श्रिंक हो जाएं। तो क्या एज के साथ आगे बढ़ते हुए ये कॉन्सेप्ट रखना कि आप दोबारा से ज़ीरो साइज़ हो जाएं, ये हमाकत नहीं है? आई विल नॉट बी टॉकिंग इन फेवर ऑफ ज़ीरो साइज़। मैं इस चीज़ के फेवर में बात नहीं करूँगी। ये तो हमने मीडिया देख देख के और सेलिब्रिटीज़ देख देख के एक उनको आइकॉन बना लिया है, और जिस तरफ दुनिया चली जा रही है हम भी उसी तरफ पीछे पीछे उसी दौड़ में चले जा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यही कॉन्सेप्ट मैं अपने पेशेंट्स को या आपके देखने वालों को भी दूंगी कि प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी जो है उसको आइडेंटिफाई करो। और एक सेल्फ ग्रूमिंग एक और चीज़ है, और जहाँ पे ज़ीरो साइजिंग की बात है और ये कि मैं इंस्टा पे या मैं फेसबुक पे मैंने फ़ोटो लगाने हैं, वो एक और चीज़ है विच आई डू नॉट एग्री। ये एक ऑब्सेशन बनती जा रही है। हर किसी को, एक बच्चा छोटा सा है उसको भी ये पता है कि यार मैंने पाउट बना के फ़ोटो खींचना है, या मैंने फिर शर्ट टाइट करके अपनी एक फिगर दिखानी है। तो मैं आई विल स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी आप खुद को फिट रखो। मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है। मोटापा एक सुस्ती है, एक बीमारी है जो कि बहुत सारी और बीमारियों को इन्वाइट करता है। आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स को, आपके डायबिटीज़ को, थायराइड प्रॉब्लम्स, कितनी और चीज़ें हैं जिनको इन्वाइट करता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मोटापे का स्ट्रेस है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि ओबीज़ होती हैं, साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस रहती हैं, हेल्थ वाइज भी उनके डिप्रेशन वाली मामले होते हैं। फिट रखें खुद को। आप हेल्दी एक्सरसाइज, आप हेल्दी डाइट्स के ज़रिए खुद को मैनेज रखो। एक माँ है, अगर वो यंग लग रही है अपने बच्चों के साथ, तो उसकी खुशी ज़ाहिर है दुगनी होगी, और उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे माशरे में, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सेल्फ ग्रूमिंग इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं एक पेशेंट्स को ना लाइन बोलती हूँ जब मैं हमेशा कुछ पोस्ट कर रही होती हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट पे ना अपना पहले खुद को लिखो। राइट योर सेल्फ ऑन टॉप ऑफ ये लिस्ट टू डू। जो चीज़ें आप लिखते हो ना, जैसे ग्रॉसरी के सामान, खुद को अपना टॉप पे रखो। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अच्छा, जिस तरह हम लोग ने पहले फेशियल की बात की, किसी की रोजी रोटी पे हम लात नहीं मारेंगे, लेकिन वैसी की बात है कि जो गली मोहल्लों में इस तरह से सैलून्स बन गए हैं, पार्लर्स बन गए हैं, और ईद से 2 दिन पहले भी वहाँ पर रश होता है, शादियों पे भी वहाँ पर रश होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगता कि गलत है कि हमें वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी? देखिए, एक फेशियल्स होते हैं जो क्लिनिकल आपको दे रहा है, एक सिंपल फेशियल्स होते हैं जो मसाज फेशियल्स हैं या फिर ब्लीचिंग फेशियल्स, विच इज़ ओके। अगर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साफ़ सुथरे तरीके से तो लेट देम डू।
जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई उल्टे मशवरे ना दे लोगों को कि यार तुम ये वाइटनिंग क्रीम लगा लो, क्योंकि इतने पेरीफ्री से लोग आ रहे होते हैं जो कि इन स्पास और उस पर जा रहे होते हैं छोटे छोटे पार्लर्स पे, तो उनको ना फार्मूला बना के दे रही होती हैं कि आप ये लगा लो। अब वो फार्मूला क्या है, उसमें मर्करी है, उसमें स्टीरॉयड होता है, यकीन करें। अब ब्रांड की तो इजाज़त नहीं है आपके टीवी शो पे, वरना मैं ब्रांड खोल खोल के अपने इंस्टा पे बता रही होती हूँ कि डोंट यूज़ दीज क्रीम्स, दीज आर हैज़ार्डियस। उन क्रीम्स के लगाने से आपकी स्किन पतली झिल्ली की तरह हो जाती है, जो कि एजिंग की तरफ आपको लेके जाएगी। चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल, जिसको हम हिरसेटिज्म कहते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। पतली नसें, टेलेंजेक्टेसिया। डॉक्टर, आप लोग इसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाते, लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जाता? हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन वो क्रीम बेचने वाली कंपनियां इतनी अमीर हैं कि हम जैसे गरीब डॉक्टर की आवाज़ दब जाती है। तो हम उस चीज़ पे ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। जितने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे टेस्ट किया था। 200 क्रीम्स थी जो कि बैन कराई गई थी कि आप ये नहीं यूज़ करोगे, लेकिन वो इतनी ईजिली अवेलेबल हैं कि आप ऑन द काउंटर किसी भी ग्रोसरी शॉप में वो जाके ले सकते ये हो। क्रीमों का ही इफेक्ट होता है कि कभी हम देखते हैं कि चेहरे का रंग कोई और है, गर्दन का कोई और है, बिल्कुल पैरों का सही कोई और है, हाथों का कुछ और है। क्रीम का आप फिर फाउंडेशन गलत लगा दी उस चीज़ का। अच्छा, फाउंडेशन की आप बात कर रही हैं। हाँ। आजकल एक बहुत ट्रेंड आया हुआ है बीबी क्रीम का, जो ना कि फाउंडेशन है और ना सनस्क्रीन है, एक उनका मिक्सचर है। बहुत थोड़ी सी तादाद में लोग लगा लेते हैं डेली रूटीन में। वो कितनी इफेक्टिव है या उनके भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, आइडियली आप सनब्लॉक ज़रूर लगाया करें। बीबी क्रीम इज़ वेरी गुड क्योंकि आपको कंसील कर रही होती है। ठीक है, कंसील जब हो जाता है तो स्किन आपको बड़ी खूबसूरत लगती है एंड यू फील फ्रेश। अब प्लस पॉइंट उसका क्या है, उसमें SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो आप 30 से लेके 50 तक यूज़ कर सकते हो। जो प्रॉब्लमैटिक स्किन है वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर 100 तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियली जो क्राइटेरिया है सनब्लॉक लगाने का वो 1 टेबल स्पून है। बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इट्स 1 टेबल स्पून। घर से निकलने से आधा घंटा पहले मैं आप सारे जो सुन रहे हैं लगा लें, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। सन प्रोटेक्शन ये फैक्टर, ये जो क्रीम्स होती हैं SPF फैक्टर, सन ब्लॉक्स जिसको कहा जाता है, वो ऑयली स्किन के लिए सेपरेट होते हैं, नॉर्मल के लिए सेपरेट होते हैं, वो ड्राई स्किन के लिए सेपरेट होते हैं। अब ये कैसे पता चले कि हम कौन सा लें? तो आइडियली क्या करें, देखिए, अगर हम लोग महंगे हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो OPD होती है डर्मेटोलॉजी की, आप वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दिखवा के यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स गुड, लेकिन लगाएं ज़रूर। एंटी एजिंग भी है, प्रिवेंटिव भी है, और काफ़ी जिनकी वाइट, ये बहुत फेयर स्किन है, जैसे कि बाहर के लोगों को भी ये बहुत मसला होता है, वो स्किन के कैंसर से बचा रहा होता है, विच इज़ नोन एज SCC और BCC, बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, विच इज़ वेरी डेंजरस। सो इसकी अफादियत है तो डेफिनेटली लगाना चाहिए। एक चीज़ की तरफ भी आना चाह रहे थे हम लोग, जैसे कि अभी ख़ास तौर पे गर्मियां हैं और इसमें जितनी स्वेटिंग होती है और जिस किस्म की सिचुएशन है, तो क्या घर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों मर्द और ख़वातीन, कि उनकी स्किन जो है वो भी बेहतर रहे और इतना जो है मतलब कि घर की नॉर्मल चीज़ों से इस्तेमाल यार नेचुरली अगर बात करें तो आई थिंक फटकड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला, कि आप जिस पानी में नहाते हो थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल दिया करो। यूजुअली तो शावर्स में नहाने का ट्रेंड है, लेकिन वो जो बेचारे सुन रहे हैं पेरीफ्रीज में, जो कि टब में पानी डालते हैं, बाल्टियों में डालते हैं, टंकी में डाल के तो वो बेसिकली एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक भी होता है। नमक की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ ये कि बालों को कभी कभार रफ कर देता है, तो जिसकी वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन बॉडी पे एटलीस्ट फटकड़ी वाला जो है ना वो करना चाहिए। कुछ लोगों का मसला होता है ओवर स्वेटिंग का। यस, अब वो क्या करें, आर्म पिट्स में, हाथों में, पाँव में उनको ओवर स्वेटिंग होती है। ऐसे पेशेंट्स को हाइपर हिड्रोसिस प्रॉब्लम होता है, वो लेबल किया जाता है कि आपको हाइपर हिड्रोसिस है। वो किसी को हाथ भी नहीं मिला सकते, वो पेन नहीं होल्ड कर सकते। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है और हम लोग कर रहे हैं इसका ट्रीटमेंट। नहीं, लेकिन एक और चीज़ है, ये आपने स्वेटिंग की बात की, तो इससे कि सिर्फ फेस स्वेटिंग भी होती है कुछ लोगों को। बिल्कुल होती है, तो वो क्या है? बहुत एक्सेस ऑयली स्किन है ना, उसमें फेस स्वेटिंग होती है। मेकअप गलत लगाए, अगर आपकी ऑयली स्किन थी, आपने ऑयल बेस्ड मेकअप लगा दिया तो वो स्वेट करेगा। ठीक है, अगर आपने सन प्रोटेक्शन, जो आपने सन ब्लॉक लगाया है, वो अगर आपने ऑयल कंट्रोल सन ब्लॉक नहीं लगाया तो वो डेफिनेटली स्वेट करेगा। हमारे बहुत इंटेंस मौसम होते हैं, सर्दियाँ तो बहुत सर्दियाँ हो जाती हैं, गर्मियों तो बिल्कुल पिघल रहे होते हैं। सो इसलिए आपने स्वेट कंट्रोल
और आपने ये जो बेसिकली एक्टिविटी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स की कम करते हैं, सनब्लॉक वो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो यूज़ करें। सनब्लॉक प्रोटेक्शन करके उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करो। चीज़ अच्छी लोगे, प्रॉपर लोगे, इट विल सूट यू फॉर ऑल योर लाइफ। क्लिनजिंग या श्योर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते हैं कि आज फिटनेस में क्या बता रहे हैं और फिर उसके बाद इनसे दोबारा पूछेंगे कि मशीन्स कितनी इफेक्टिव हैं फिटनेस के लिए। तो आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। Assalamu alaikum everybody, we are back with another amazing episode of awesomeness of health, vitality and nourishment. So आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है और वो है वर्कआउट फॉर किड्स। और आजकल के दौर में अगर मैं सारे मेरे गिर्द जो बच्चे हैं और थोड़े से जो टीनेजर्स हैं उनको देखूं, और जब मैं अपना टीनेज या अपना बचपन सोचती हूँ तो मैं बाइक चलाया करती थी, मेरे मैचेस हुआ करते थे रग्बी के, बैडमिंटन के, पता नहीं कौन कौन से, और इट वाज ऑल आउटडोर्स और मुझे बड़ा मज़ा आता था। बट नाउ व्हेन आई सी इवन इफ़ आई लुक एट माई सिबलिंग्स, अगर मैं अपने बहन भाइयों को देखूँ तो पता नहीं कंप्यूटर पे एक्सबॉक्स पे कुछ चल रहा होता है या फिर टीवी के आगे कुछ चल रहा होता है। डिफरेंट गेम्स हैं जिससे अपना माइंड तो स्टिमुलेट करते हैं एक बहुत ही हाई लेवल पे, बट देयर इज़ नो फिजिकल स्टिमुलेशन। सो ये बहुत अहम है। अगेन हमारी जो जीन्स हैं वो प्रोग्राम्ड हैं फॉर मूवमेंट। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, अगर हम एंसेस्ट्रल जीन्स को देखें, हम सब की जीन्स इज़ millions of years old and they crave for physical movement। और इसी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अहम है। और मगर आजकल हम देखें, अगर हमारे अपने स्कूलों को भी देखें तो सारे स्कूल तो बिल्डिंग्स में बने हुए हैं, घरों के अंदर बने हुए हैं। आपको बहुत ही कम, शाज़ व नादिर कोई एक ऐसा स्कूल मिलेगा जिसके बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होंगे। व्हेन आई रिमेंबर अबाउट माई स्कूल, वाओ, कोर्ट्स थे उधर, जिम्नेजियम था पूरा, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। आपका एक पूरा कोर्स होता था फिज़िकल एलिमेंट के ऊपर, फिज़िकल ट्रेनिंग के ऊपर, उसके मार्क्स हुआ करते थे। आई एम नॉट श्योर दैट इज़ हैपनिंग इन ऑल टुडेज़ करिकुलम और नॉट, क्योंकि बहुत से, अगर मैं इस्लामाबाद में देखूँ तो स्कूल्स जो हैं दे आर ऑल इन छोटी छोटी बिल्डिंग्स में। सो एनीवेज, बच्चे जब घर भी आते हैं, क्या किया जाए उनके साथ कि उनको हम फिज़िकली एक्टिव कराएँ। और ऑब्वियसली एक्सरसाइज एक बड़ा ही मुश्किल चीज़ है जो हम अडल्ट्स को बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो बच्चों के लिए कैसे इनकलकेट करें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं और उनको मज़ा लेके कर सकते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। हम कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे आपके साथ, और एक गाइस हम शेयर करेंगे बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ पे आपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिवेट कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और हम आपको बता रहे हैं अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फन वर्कआउट्स, गेम्स एंड एक्टिविटीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर बैक। सो हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। सबसे बेहतरीन है टेक देम टू अ पार्क, दौड़ने दें उनको बाइक चलाने दें, उनको साइकिल चलाने दें, ये सारा कुछ करें। बट अगर घर पे हैं, लेट्स से अगर आपके पास ये सारे मौके फराहम नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं। मेरे पास ये कोन्स हैं, ये आपको कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे, टॉय शॉप पे मिल जाएंगे। सो ये कोन्स हैं, आई एम गोइंग टू यूज़ दोज, क्योंकि बच्चों को कलर्स यू नो दे आर लाइक दे गेट एक्साइटेड। सो मैं यहाँ पे आई और सॉरी आई डिडंट इंट्रोड्यूस नायरस, मेरे साथ है नायरस गाइस। सो आज के एपिसोड में नायरस इज़ हमारा बच्चा। सो नायरस इज़ गोइंग टू शो कि बच्चे क्या कर सकते हैं। सो हमारे पास आ गया ये कोन्स एंड मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ। नायरस, आपने पता क्या करना है? नायरस, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? सो मैनी नाइस कलर्स। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ से पूरे उसमें ना आपने रनिंग करनी है, किसी कोन को भी टच नहीं करना, ऑलराइट? एंड देन यू गो रनिंग 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 ऑल दिस वे, ठीक है? सो यू डोंट टच द कोन्स। सो इसी तरह यू यूज़ दीज कोन्स, ये बड़ी फ़ायदेमंद है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, ऑलराइट, स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो स्टार्ट रनिंग, zigzag running, yes 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 yes, keep going keep going keep going, and you have to do 5 rounds, 5 rounds, 5 rounds. So this is how, yes yes yes, keep going, kamar seedhi, back straight, shabash. कौन जीतेगा? मैं जीतूंगी। Great, alright, this is one workout जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। Okay, one thing other, again I'm going to ask Nairus again, this is one workout. ओके, सिमिलरली हम इन्हीं कोन्स को स्क्वायर्स में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रही हूँ उसको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऑलराइट? सो ये बात की एक्टिविटी है। सो नायरस अगेन, सो एवरी टाइम यू स्टार्ट हेयर, राइट, एंड देन यू जंप, ऑलराइट, एंड देन द सेकंड हॉप यू गो विद वन लेग, ये, यस। सो अगेन जब आप ये थोड़ा सा माइंड
ट्रिकी है और माइंड ट्रिकी ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों के माइंड को भी एक्टिवेट कर सकें. सो लेट्स गो नायरस, कम ऑन. नायरस भी कंफ्यूज हो रही है गाइस. एंड कंफ्यूज करना ही गोल है. यस यस, शाबाश. नाउ द अदर वे राउंड. Oops, okay, yes, yes, yes. तो हर कोन के पास you go like, जब कोन आएगी तो आपके feet surrounded होंगे, जब कोन नहीं होगी तो you are one leg up there. Great, ज़बरदस्त. Okay, next workout. So नायरस, आपने क्या करना है? आपने रन करना है. अच्छा, आपके पास 2 बॉटल्स हैं, सिल्वर बॉटल है और ब्लैक बॉटल है. ओके, सो आप क्या करेंगे कि सिल्वर बॉटल को इसके ऊपर ना मार्क कर दें. सिल्वर बॉटल को का मतलब है आपने रनिंग करके यहाँ आना है. सिल्वर बॉटल का मतलब है 5 बार आपने स्क्वाट्स करना है और इसको स्क्वाट करके आपने गो अप एंड देन प्रेस इट अप. सो जब ब्लैक आएगी तो उसका मतलब आपने 10 स्क्वाट्स करने हैं और 10 बार जो है शोल्डर प्रेस करना है. ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स रन. पहले रन. यस, ज़बरदस्त. ग्रेट, ज़बरदस्त. 1 3 यस, लेट्स गो. और जो ये जल्दी करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड क्या है? वेजिटेबल्स. राइट, वेजिटेबल्स. अच्छा, एक और चीज़, हम अपने बच्चों को रिवॉर्ड कैसे करते हैं? हमारे बच्चे थोड़े से ही छोटे से, अभी टॉडलर से ही बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो हम नगेट्स, पेप्सी, चलो चलो बेटा आपने रुकना नहीं है. और राइट, सो हम नगेट्स, चिप्स, इसी चीज़ पे उनको फीड करते हैं. सो थोड़ा सा आप खुद सोचें, थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी जर्नी. अगर मैं रिवाइंड करूँ, आई डोंट नो कि मुझे टीनेज तक भी नगेट्स का पता था, नहीं पता था, तब शायद आए नहीं थे. और काफ़ी हेल्दी खाना होता था यार. सो प्लीज़, अपने बच्चों की अनहेल्दी होने के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे एडल्ट्स होते हैं कि हम उनको बचपन से इनकलकेट नहीं करते हेल्दी हैबिट्स. यस, नायरस इज़ गेटिंग एक्टिव. वेरी नाइस नायरस. वेरी नाइस. ओके, लेट्स गो, लेट्स गो. ऑलराइट, ग्रेट. नाउ वी गो. एक और वर्कआउट है, ये बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा. बियर वॉक. नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है. पहले हम जाएंगे बियर वॉक स्टांस में. ऑलराइट, सो बियर वॉक स्टांस आता है, यू आर ऑन योर फोर्स और आपने अपने यहाँ से अपने नी को आप लिफ्ट करेंगे. नाउ एक साइड का लेफ्ट हाथ और राइट टांग बिल्कुल बियर की तरह वॉक करनी है बेटा जानी. सो लेट्स गो. सो लेट्स गो स्लोली. ये कमर ना गिरे. आई एम पुटिंग अ कोन अप हियर. कमर सीधी होनी चाहिए. हाँ, ये कोन नहीं गिरे, आपके ऊपर कोन है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. स्लोली वॉक लाइक अ बियर. यस. ओके, टच द बॉटल. हाँ, टच द बॉटल एंड वॉक बैक. यस, ज़बरदस्त नायरस, ज़बरदस्त. यू आर डूइंग ग्रेट. हाँ, सो अगेन देखें, इतनी सी स्पेस थी, हमने यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी करा ली, हमने काफ़ी कुछ कर लिया. सो इसी तरीके से हमने गेम्स इन्वेंट करनी है हमने. और ये सिर्फ बच्चे नहीं, एडल्ट्स भी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ ये गेम्स खेल सकते हैं. तो ये आपकी बॉन्डिंग के लिए बड़ा अच्छा है. आप एज अ पेरेंट आपकी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी. लाजमी नहीं आप किसी जिम ही जाएँ तभी वहाँ जाके ज़िंदगी बदलेगी, ऐसा नहीं है. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और फ़न इस तरह के गेम्स इन्वेंट करें और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हेल्दी खाएँ, अपने बच्चों को भी हेल्दी खिलाएँ. ये हम बचपन से ही अपने बच्चों का वो टेस्ट डेवलप करते हैं जहाँ पे उन्हें किसी और चीज़ का टेस्ट नहीं पता होता और हम उन्हें नगेट्स खिलाते हैं, हम उनको बर्गर्स खिलाते हैं, हम उनको फ्राइज़ खिलाते हैं, हम उनको पिज़्ज़ास खिलाते हैं. और फिर उनका जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो 12 ईयर ओल्ड्स फिर लोग कहते हैं यार मेरे माई 12 ईयर ओल्ड इज़ ओबीस. उसको ओबीस किसने किया? सोचिए ज़रा सा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, ट्रेन रेगुलरली एंड वील सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. सो हम बात कर रहे थे बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर, बच्चों के वर्कआउट्स के ऊपर. हमने वर्कआउट्स तो आपके साथ शेयर किया. आप बेसिकली यू कैन प्ले अराउंड विद योर किड्स, यू कैन जॉइन द किड्स और आप एक बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट आपके लिए भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी हो जाएगा, मज़ा भी हो जाएगा, बॉन्डिंग टाइम भी हो जाएगा. मगर इसके साथ न्यूट्रिशन बहुत अहम है. न्यूट्रिशन 80% आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद देती है. सो क्या करना है न्यूट्रिशन के हवाले से और बच्चों के साथ क्या करना है? जिस तरह हम बात कर रहे थे नगेट्स, हम जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं नगेट्स, सोडाज, फ्राइज़, इस तरह की चीज़ें हम उनको खिलाना शुरू कर देते हैं तो उनकी हैबिट इस तरह की बिल्ड हो जाती है. कुकीज़, डोनट्स. सो मेरे पास एक स्वीट स्वैप है, अगर हम अपने बच्चों को एक्साइटेड कर सकें फॉर फ्रूट. और फ्रूट माशाल्लाह इतना मज़ेदार होता है, इतना मीठा होता है. और आई नो सो मेनी किड्स जो बिल्कुल छोटी सी उम्र से वो बड़े मज़े से फ्रूट खाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको फ्रूट की तरफ
उनको राग़िब किया होता है। सो फ्रूट्स जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करेंगे और जितना बचपन से अपने बच्चों की लाइफ में इंकॉर्पोरेट करेंगे, फ्रूट आपके मल्टी वाइटामिन हैं, फ्रूट आपको नरिश करते हैं, आपके सेल्स को नरिश करते हैं। सो फ्रूट्स इंकॉर्पोरेट करें। एंड एज एन अडल्ट भी हम सब के लिए फ्रूट बहुत अहम है। हमारी पूरी बॉडी के जो भी मल्टी वाइटामिन्स हैं उन सबको वो इक्विप करता है। अब अक्सर लोग बीच में बोलते हैं कौन सा फ्रूट भाई, मतलब आप एक एप्पल के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, एक पाइनएप्पल के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, दोनों अहम हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते एक ऑरेंज को, एक बनाना को, एक पियर को नहीं कर सकते। वो सब अपनी अपनी जगह पे अहम हैं। तो जितने कॉम्प्लेक्स फ्रूट, जितने मिक्स फ्रूट आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपकी वाइटैलिटी इन्हांस होगी, उतना ज़्यादा आपकी पर्टिकुलरली फीमेल्स दे आस्क मेरी स्किन नहीं अच्छी हो रही। फ्रूट खाएं, जितना आप फ्रूट खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वर्कआउट डेली करें, अपने न्यूट्रिशन का डेली ख्याल रखें एंड वी विल सी यू अगेन विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर। हम लोग वापस आ चुके हैं और एक्सरसाइज का सेगमेंट देखा। वापस चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, घर के प्रोडक्ट्स के हवाले से हम कुछ बात कर रहे थे। आपने बोला कि फटकरी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? घर के टोटके इतने ज़्यादा वैसे नहीं पता मुझे ऑनेस्टली, लेकिन अगर मेडिकेटेड बात करते हैं तो वो डेफिनेटली बताऊंगी। घर के टोटके आई थिंक हर्बलिस्ट कैन आंसर यू इन अ बेटर वे। सो बट जितना मुझे पता है कि ऐसी चीज़ ना कि आपकी अफोर्डेबिलिटी भी बन जाए। अफोर्डेबिलिटी तो वो ये कि अगर तो अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है तो फिर तो रोल ऑन्स, स्पीड स्टिक्स जो आती हैं वो बहुत अच्छी हैं। रोल ऑन्स आर वेरी हेल्पफुल। डोर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, साथ स्वेटिंग भी कंट्रोल करते हैं। हर बंदा लगाए। फटकरी की बात की, कुछ लोग उसके बारे में कहते हैं कि उससे जो फेशियल हेयर है वो ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। क्या ये बात सही है या ये बस ऐसे ही एक मिथ है? I don't have any idea about it, so I won't ठीक, comment. हम फैट कंट्रोल की तरफ मेरा ख्याल है बढ़ते हैं। Sure, हाँ। हाँ, फैट कंट्रोल में जिस तरीके से हमने मशीन्स दिखाई और एक्सरसाइज बेहतरीन इस चीज़ का काम कर रही है, लेकिन आपने एक मशीन इंपोर्ट की है, उसके हवाले से कुछ बताएं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग है और काश मैं वो फोटो और आपको वीडियो भी दिखा सकती। तो मे बी नेक्स्ट प्रोग्राम में शायद मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, हम लोग तो साथ साथ दिखा ही रहे होंगे। एम स्कल्प्ट, वो ठीक। हाँ एम स्कल्प्ट कहलाती है और वो दुनिया की सबसे पहली मशीन थी जिसने बेसिकली 6 एब्स पेशेंट्स को बनाए फॉर दोज पीपल के जो ऑलरेडी आपकी तरह फिटेड हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक भी होते हैं और जिनको शौक होता है मसल बिल्डिंग का। और क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं जिसमें उन्हें मसल बिल्डिंग को मज़ीद बेहतर करना पड़ता है। अब ये वो मशीन है जो कि बग़ैर किसी हार्मफुल इफेक्ट के, बग़ैर किसी हार्मफुल दवाई के, आप विद इन 4 to 5 सेशंस यू कैन बिल्ड अप योर 6 एब्स एंड इवन योर बाइसेप्स, योर ट्राइसेप्स। क्योंकि ये वो मसल मशीन, ये बेसिकली कंट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आपके मसल को देती है, 50 to 60,000 crunches in few minutes. Yes. In 30 to 35 minutes, आप खुद सोचो एक बंदा जो है, no side effect at all. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने के बाद कोई स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है या रेडनेस आ जाती है स्किन पे, वो क्या करें? अगर तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं पेशेंट को, उसमें डेफिनेटली एग्रीवेटिंग फैक्टर उनका होगा कि उनको गर्मी की वजह से धड़प्पड़ तो नहीं बनते। अगर उनको ये एग्रीवेटिंग फैक्टर है या स्वेटिंग की वजह से मसला है तो वो सूदिंग जेल पहले लगा लिया करें, जो कि बेसिकली मेंथोल बेस्ड या कैम्फर बेस्ड जेल्स होती हैं मार्केट में। हाँ, कूलेंट जेल्स होती हैं, ठीक है, वो आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। नाम डेफिनेटली ब्रांड नहीं बता सकती, लेकिन मेंथोल बेस्ड जो है वो क्रीम्स या जेल्स लगा लिया करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एलोवेरा खाने से भी बहुत फर्क पड़ता है, एलोवेरा लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज ये देखिए ना, ये घर का टोटका, घर का टोटका, क्योंकि वो एलोवेरा बहुत हमारी क्रीम्स में भी यूज हो रहा होता है। हाँ। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का हाँ। एक और चीज़ मैंने सुनी कि योगा करने से आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस पर, और बहुत अच्छी और बहुत ग्लो हो जाती है। योगा इज बेसिकली रिलैक्सिंग थेरेपी, इट्स अ मेडिटेशन। व्हेनेवर यू आर मोर रिलैक्स, यू आर कंफर्टेबल इन लाइफ। जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू होने से जब हुआ था उस वक्त एक बात की थी कि आपका अंदर बाहर डिपिक्ट कर रहा होता है। आप जितने कंफर्टेबल और जितने रिलैक्स लाइफ में रहते हो, आपकी हेल्थ उतनी बेहतर रहती है। आजकल सबसे बड़ी मार जो पड़ गई है हम लोगों को, वो डाइट्स की पड़ गई है, जिसकी वजह से हम एग्रेसिव डाइट्स करती हैं ख़वातीन, मर्द नहीं। अनफॉर्चुनेटली औरत जितनी भी फिट हो, वो शीशे में देखेगी तो वो कहेगी यार मुझ में कुछ कमी है। तो उस कमी में वो क्या करती है, वो एग्रेसिव डाइट्स की तरफ आती है।
डाइट्स में वो क्या होता है कि आप फैट लॉस करना स्टार्ट कर देते हो। फैट आपके लिए ऐसे है जैसे इस क्वेश्चन की फिलिंग। ठीक। जब इस क्वेश्चन में फिलिंग नहीं होगी तो ये लटका हुआ सिर्फ कपड़ा होगा। सो एग्जैक्टली द सेम विद योर स्किन, कि जब आपकी स्किन में कुशन नहीं होगा फैट का तो ये लटक जाएगी, इसमें वो शाइन ही नहीं होगी। सो यही एजिंग फैक्टर है, यही यूथ का मसला बन ज्यादा जाता डाइट्स है। की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखो मैं एग्रेसिव ना हूँ। अब कुछ डाइट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल फैट, कुछ है जिसमें बिल्कुल प्रोटीन, कुछ है जिसमें बिल्कुल ही कार्ब्स Iron. कट। व्हाई यू आर डूइंग दिस? यू आर चैलेंजिंग योर ये बॉडी आपकी इस अगेन बात एंड से मुझे अगेन। याद आया कि बहुत ज़्यादा जो स्लिम खवातीन होती हैं जब उनकी एज 50+ हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं। हाँ। उनके कंपैरेटिवली वो खवातीन जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है उनको हाँ। उतने रिंकल्स नहीं पड़ते अपनी स्किन पे। मतलब आप फैट रिड्यूस करो, फैट के साथ औरत खूबसूरत नहीं लगती। लेकिन अब लकीली ये है कि स्टैटिक मेडिसिन जब से आया है तो तब से हम क्या करते हैं, हम रीस्टोर की थेरेपी हम लोग करते हैं। रीस्टोर व्हाट यू हैव, कि वक्त के साथ साथ बिलफर्ज अगर आपको आंखों के नीचे हल्के पड़ गए तो हम लोग उसको रीस्टोर कर सकते हैं और इसका रिजल्ट इंस्टेंट है। अगर आपका ये सुपरफिशियल फैट पैड आपका कम हो गया है डाइटिंग कर करके, अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग की बात बता रही हूँ कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़बरदस्ती हम डाइट करा के फैट को कॉन्टोर करते हैं। ये भी होता है। ये तो बहुत एडवांस बात है जो मैं अभी बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी नहीं बात ये इस चीज़ की करूँगी। लेकिन ये कि हम लोग उस फैट को रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स विच इज़ नॉट एट ऑल, विच डजंट हैव साइड इफेक्ट। अच्छा, हर किस्म का फैट कंट्रोल हो सकता है? बॉडी में हर किस्म का फैट कंट्रोल Yes. हो सकता है कि ये रिप्लेस हो सकता है। कंट्रोल हो सकता है, खत्म हो सकता है फैट। बिल्कुल हो सकता है। अब उसमें एक टर्म आती है जो मैंने किधर स्टडी किया था, हाँ। गायनाकोमेस्टिया। हाँ, गायनेकोमेस्टिया। माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्योंकि आप पढ़ के आए हो चीज़ें। तो गायनाकोमेस्टिया के हवाले से मुझे बताओ। गायनेकोमेस्टिया जो है वो बेसिकली मेल एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का कोई। हाँ, मेल ब्रेस्ट को कहते हैं। यस। बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनकी एसेसरी मतलब हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, उसको गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। अब उसकी दो वजूहात होती हैं। एक हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड होता है जो बेसिकली ब्रेस्ट ग्लैंड है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। एक उसके ऊपर कुछ लोग बहुत फैट होते हैं, उस पर चर्बी की लेयर आ जाती है, तो इट लुक्स लाइक अ विमेन ब्रेस्ट विच लुक्स वेरी बैड इन मेन। वो शर्ट भी पहनते हैं तो बुरी लगती है, सो दे यूजुअली हाइड देमसेल्फ। उनका जरा कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक हो रहा होता है। क्योंकि मैंने सुना है कि कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन एम्बैरेसिंग है। एम्बैरेसिंग है, मतलब मर्दों के लिए जहाँ पे वो एक फ्री स्टाइल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दे कांट टेक ऑफ देयर शर्ट, दे कांट वेयर द टी शर्ट्स, एम्बैरेसिंग है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है। आइडियली जो फैट लॉस है, अगर वो फैट की वजह से वो तो फैट लॉस के साथ वो कंट्रोल हो सकता है। Yes. हम लोग क्या करते हैं, कूल स्कल्पटिंग या जो कोल्ड नेक्रोसिस के जरिए फैट को डैमेज किया जाता है, मशीन्स के जरिए उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो जितनी भी ट्रीटमेंट्स आप बता रही हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं और कितने अरसे तक रह सकती हैं? एग्जैक्टली, मैं भी यही बता रही हूँ कि कहीं हमारी ट्रीटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम कर सकते हैं, कहीं हमारी ट्रीटमेंट्स की लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे गायनेकोमेस्टिया की बात की है तो एक मसल बढ़ रहा है। मसल जब बढ़ रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, उसको सिर्फ सर्जिकल ही रिजॉल्व कर सकता है, उसको नॉन सर्जिकल लोग हमारे जैसे रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। हमारे जैसे लोग सिर्फ इसको फैट डिजॉल्व करेंगे। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि दे आर सेफ प्रोसीजर इफ डन बाय राइट इक्विपमेंट, राइट पर्सन। आप सर्टिफाइड लोगों के पास जाओ, आप बिल्कुल अपनी रिसर्च पूरी करके जाओ। क्योंकि कहा जाता है कि सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन। सर्जरी देखें, बेस्ट सर्जरी है, टॉप ऑफ द लिस्ट गायनेकोमेस्टिया जो है वो सर्जरी है, क्योंकि ग्लैंड भी बड़ा हो रहा है, आपका फैट भी हो रहा है। तो वो बजाय इसके कि आप नॉन सर्जिकल में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन में आप ट्रीटमेंट्स में जाओ, व्हाई नॉट टू जस्ट गेट वन ट्रीटमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा और इंस्टेंट रिजल्ट भी आ जाएगा। ये आपकी मशीन से जो है ना, जो सबसे पहले आपने बात की थी 6 एब्स वाली, अगला हमारा टॉपिक उससे रिलेट करता है और मैं चाहूँगा कि हम जब आगे चलेंगे, क्योंकि अभी अगला टॉपिक है हमारा आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऐसे आइडियाज डिस्कस करते हैं व्हील के, पेपर के हवाले से। तो ये मशीन भी उसमें ऐड होनी चाहिए और इसके हवाले बिल्कुल इसने हिस्ट्री तब्दील करके रखती है। वेल, आज देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में। वापस आएंगे और फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक साइंसदान दरख्त के नीचे बैठा था, उसका सेब ऊपर से गिरा, यानी सेब के दरख्त के नीचे बैठा था, और जब सेब नीचे गिरा तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया या वहीं पे मौजूद क्यों नहीं रहा। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके जहन में जो फर्द आया होगा उसका नाम है आइजैक न्यूटन। जी हाँ, आइजैक न्यूटन ने कवानीने हरकत पेश किए जिन्हें लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। आज की मॉडर्न फिजिक्स यानी जदीद तबीयत बुनियादी तौर पे न्यूटन के इन लॉज ऑफ मोशन की मरहून मिन्नत है। अब सेब का वाकया तो कई तारीख लिखने वाले कहते हैं कि दैट्स जस्ट एन अफसानवी स्टोरी, इसमें हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन खैर हमें स्टोरी के सच्चे होने झूठे होने से कोई गर्ज नहीं है। द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि मोशन यानी हरकत के कवानीन वो आइडिया थे जिन्होंने इंसान को मुतारिफ करवाया कई चीज़ों से। इससे पहले कि लॉज ऑफ मोशन से क्या फ़र्क पड़ा इंसानी तारीख में और इंसानी तमाम तमद्दुन में, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, राइट। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? वो कहता है कि, यानी न्यूटन साहब कहते हैं और उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको साबित किया। वो कहते हैं कि अगर कोई चीज जामिद है, साकित है, रुकी हुई है, तो वो जामिद और साकित ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। और इसी तरह अगर कोई चीज हरकत कर रही है तो वो हरकत ही करती रहेगी अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी। मिसाल लेते हैं ये पत्थर की, ये पत्थर जामिद है, ये जामिद ही रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, और जब फोर्स लगाई गई तो उसके अंदर हरकत पैदा हो गई। और ऑन द अदर हैंड अगर कोई चीज हरकत कर रही है तो वो हरकत ही करती चली जाएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उसे रोका नहीं जाता। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हम जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं उसको मूव करने के लिए, तो वो फोर्स है उसकी मिकदार बुनियादी तौर पे जिस चीज पे फोर्स लगाई जा रही है उसकी कमियत यानी कि मास और उसकी रफ्तार जो है उसके बराबर होती है। इसीलिए भारी चीजों को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और हल्की चीजों को मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। सो दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन तो बहुत ही पॉपुलर है और वो ये है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, लेकिन ये रद्द अमल मुखालिफ सिमत में होता है और बराबर का होता है। मिसाल के तौर पे आप दीवार पे गेंद मारते हैं तो आपने अमल किया, दीवार से टकरा के वो वापस आई, तो उस टकराने के अमल से जो रद्द अमल पैदा हुआ, गेंद वापस पलट पड़ी, तो उसने कहा कि अमल का रद्द अमल होता है, दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में होती हैं। दीज वर द 3 लॉज ऑफ मोशन। आज जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो आपको लगा होगा कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात कर दी न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन ने इंसानी तारीख में मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए इन लॉज को प्रूव किया और इन लॉज को प्रूव करने के बाद इन लॉज को आने वाले वक्तों में साइंसदानों ने इस्तेमाल किया। और आज अगर हम खला में जाने की बात करते हैं यानी स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं तो उसके पीछे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हैं। आज अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, बस की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, ट्रक ट्रेन की बात करते हैं, तो उसके पीछे लॉज ऑफ मोशन हैं। आपको पता है कि इंसानी तारीख में एक वक्त आया जिसे सनती इनकलाब से भी जाना जाता है, जब इंजन बना, स्टीम इंजन इजाद हुआ। स्टीम इंजन जो कि मूवमेंट के लिए यूज होने लगा, प्रोडक्शन के लिए यूज होने लगा, वो स्टीम इंजन भी बुनियादी तौर पे लॉज ऑफ मोशन का डिपेंडेंट था। अगर लॉज ऑफ मोशन ना होते तो यकीनन वो इंजन भी ना बन पाता। सो बज़ाहिरन 3 लॉज ऑफ मोशन बाय आइजैक न्यूटन लुक लाइक कि ये तो बस ठीक है, लेकिन दैट ठीक है आइडिया
चेंज द इंटायर वर्ल्ड। और आज की लोकोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, स्पेस की बात करें, स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स की मूवमेंट की बात करें, उन मूवमेंट के अंदर एक कंसिस्टेंसी की बात करें, स्मूथनेस की बात करें, दिस ऑल वाज कैलकुलेटेड थ्रू द लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की अगर आप एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो आपने लफ्ज एरोडायनामिक्स सुना होगा। गाड़ियां पहले बड़ी बड़ी थीं, फिर देखा गया कि उनकी मूवमेंट को कैसे तेज किया जाए कि इंजन का जोर कम लगे, वो रफ्तार ज्यादा पकड़े। एरोडायनामिक्स के पीछे जहां एयर को समझना है तो दर हकीकत एयर के साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है ताकि जो रोकने की फोर्स है गाड़ी को वो कमजोर पड़ सके। और रोकने की फोर्स को कमजोर पड़ने की कोशिश जो है ये मुमकिन नहीं थी अगर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ना होते। इसी तरह हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में एक वक्त था कि जो खेलने वाले होते थे, रोमन एम्पायर की बात करें, उसके बाद की बात करें तो नंगे पांव खेलते थे, फिर जूते बनना शुरू हुए। लेकिन आज के दौर में आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन के जो जूते होते हैं उनके अंदर भी ये देखा जाता है कि लेस फोर्स के जरिए ज्यादा स्पीड कैसे क्रिएट की जा सकती है, मैन्यूवरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और ये सब मुमकिन हुआ लॉज ऑफ मोशन की वजह से। एक और मिसाल लेते हैं। आपने अगर किसी और मुल्क जाना है या अपने ही मुल्क में किसी और शहर जाना है तो गाड़ी पे तो आप जाते हैं। गाड़ी का मैं बता चुका हूं कि वो भी लॉज ऑफ मोशन की वजह से ही हमें समझ आया कि गाड़ी किस तरह बनानी चाहिए। लेकिन जब जहाज की बात करते हैं तो जहाज का जो टोटल मैकेनिज्म है वो आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का डिपेंडेंट है। मिसाल लेते हैं कि एरोप्लेन या जहाज जो है, जो पैसेंजर जहाज होता है, वो रनवे पे चला, चलते चलते पता है पायलट को कि एक खास टाइम और खास रफ्तार के बाद विंग्स को यानी जहाज के परों को हमने नीचे करना है तो जहाज हवा में चला जाएगा। लेकिन द क्वेश्चन इज क्या स्पीड होनी चाहिए और किस स्पीड पे विंग्स की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए जिससे ऐसा अमल का रद्द अमल बने कि जहाज आराम से हवा में जाए और स्टॉल ना करे। जहाज का स्टॉल करने का क्या मतलब है, यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ, यानी जहाज इस तरह हवा में जाए, ये ना हो कि ये हवा में गया और ये चीज समझना कि जहाज हवा में मौलिक हो और फिर बैलेंस्ड हो जाए, ये मुमकिन नहीं था अगर आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ना होते। राइट ब्रादरान का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें कहा जाता है कि वो जहाज को बनाने वालों में से थे, उसके मुजिद थे। राइट ब्रादरान ना जहाज बना सकते अगर उन्हें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग ना होती। आज के दौर में आपने एक चीज सुनी होगी, ड्रोन। ये फोटोग्राफी में भी अब तो यूज होता है। एक वक्त तो था ना कि ड्रोन सिर्फ जंगों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज ड्रोन क्रिएटिव कंटेंट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रोन के 4 पर हैं अगर फॉर एग्जांपल, यानी उसके 4, 2, 8 पर हैं, तो किस तरह वो बैलेंस होगा, कैसे उसकी मैन्यूवरेबिलिटी होगी, कैसे वो आगे पीछे दाएं बाएं जाएगा, ये सब साइंसदान ना कर पाते अगर आइजैक न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन ना होते। मैंने इतनी तफसील सिर्फ इसलिए दी ताकि हम समझ सकें कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन प्लेड अ फंडामेंटल रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने बहुत कुछ ईजाद करने में मदद की। इसीलिए द लॉज ऑफ मोशन बाय आइजैक न्यूटन विद द आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ी ओवरऑल बातें करना शुरू करते हैं। स्किन की, फेस की, इन चीज़ों की बहुत बातें होंगी। पर्सनल ग्रूमिंग में सबसे ज़्यादा जो लोग चीज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के आ जाते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी इरिटेट करती है, सॉरी टू से, अगर कोई ऐसा करता है। उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? कितना अमाउंट ऑफ परफ्यूम हो कि वो अच्छा भी लगे और आप भी सेटिस्फाई रहें, ये नहीं कि बस पूरी बोतल ही छिड़क लें अपने ऊपर। ये शायद मेरी एंटी पर्सनालिटी बात कर रही है तो आइडिया। वैसे कुछ आजकल इतना फैशन आ गया कि कुछ सिग्नेचर परफ्यूम लोगों ने अपने बना लिए हैं
कि 3 खुशबुओं को मिक्स करके हाँ बताते भी हैं कि ये है ये है और ये है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छी लगाओ, थोड़ी लगाओ, आई थिंक इतना ज़्यादा ना हो कि आपको किसी की, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज भी होती हैं परफ्यूम से, और एक आई डोंट थिंक ओवर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, कुछ सारी चीज़ें ना तवाज़ुन में अच्छी लगती हैं, चाहे वो एस्थेटिक है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, ऑब्सेशन ना बने वो, या वो परफ्यूम है। कुछ शॉपिंग की टिप्स जो हैं वो भी देते चलें, क्योंकि जब हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, बंदे से, ऑनलाइन वाले बंदे से बात कर रहे हो आप लोग। ऑनलाइन से सेटिस्फेक्शन नहीं होती क्या? ऑनलाइन से ये सेटिस्फैक्शन होती है कि जैसे आपको कोई तोहफा दे गया, यू आर हेल्पलेस, अब अच्छा है तो भी ठीक है, नहीं हाँ, अच्छा। आपको जैसे जो दरवाजे पे नॉक करके आपको पार्सल दे जाते हैं और आपने ऑनलाइन पेमेंट की हुई होती है, आप उसको कैश भी नहीं दे रहे, आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे, और तोहफा आपको लगता है कि यार ये तो मेरा गिफ्ट आ गया। तो ये कि शॉपिंग देखें, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ख़वातीन प्रेजेंटेबल, मतलब बहुत अच्छा खुद को कैरी भी कर रही होती हैं, महंगे जूते, महंगे कपड़े, सब कुछ, अपनी बॉडी या फेस पे कंसंट्रेट नहीं करती। बॉडी फेस आपका एसेट है, कपड़ा एसेट नहीं है। जब आप बॉडी यकीन करें, हाँ कपड़ा, ये बैठी हैं हम ख़वातीन, हम लोग 2 महीने पहनेंगे, ये मैक्सिमम एक सीजन पहन के वही फिर हमारी साथ हम मासियों को दे देते हैं या काम वालियों को दे देते हैं बेचारियों को, एंड वो खुशी खुशी पहन लेती हैं। तो दिस इज़ नॉट एसेट, वी स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग। प्लीज ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ। देखिए ग्रूमिंग में बहुत कुछ है। अच्छा, हमने ये ग्रूमिंग की बात की, बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो और इट्स इस वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं करता, कोई गौर नहीं करता। आपकी बॉडी पोस्चर्स होती हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पर भी Very नोट होती हैं, रिश्ता लेने जाएं वहां पर भी नोट होते आपके हैं। इंटरव्यूज में लोग हैंड मूवमेंट्स तक Yes. देख रहे होते हैं कि यार ये नर्वस है, ये इनका बॉडी पोस्चर कैसा है। अच्छा, आपने जूतों की बात की थी, बहुत सारे लोग अच्छा दिखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हील्स, औरतों की मैं बात करूंगी, हील्स पहन लेते हैं या टो शूज़ पहन लेते हैं। वो लगते तो अच्छे हैं, लेकिन आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि वो आपको तंग कर रहे होते हैं, आपके पाँव में आपकी बैक एक हो रहा होता है आपको। ये तो फिर उसके पार्ट ऑफ हवाले से- लाइफ है, इसमें मैं क्या कहूँ, ये इस तो पे मैं पार्ट भी ऑफ एक लाइफ है। चीज कहना चाहूंगा साथ ही, वो कहा जाता है ना कि कुछ लोग कहते हैं आप वो चीज पहने जो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल तो फिर निकर शर्ट है, आप वो पहन के इंटरव्यू तो देने नहीं जा सकते। वो चीज कपड़े कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जहाँ पे वो सारा एक आपको शौक है, Style हेड टू statement. टो आप इतने फिट फाट बैठे हो, तो व्हाई नॉट टू वेयर हील्स। सो द हील्स हैज इट्स ओन क्लास, एलिगेंसी है उसकी। तो फैशन के लिए पहनने, फैशन जो ट्रेंड है यू हैव टू फॉलो इट, और ना फॉलो करो इट्स अप टू यू, यू कैन मेक योर ओन फैशन। मैंने बात एग्जैक्टली यही की थी कि ट्रेंड के पीछे ना भागो, आप अपना ट्रेंड बनाओ। इफ यू लाइक हील यू कैन वेयर इट, इफ यू डोंट लाइक, यू डोंट फील कंफर्टेबल, सिंपली से नो। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ टिप्स देते चलें कि बच्चे अगर अर्ली एज से ही स्टार्ट कर दें अपनी ग्रूमिंग की, उनको टिप्स दी जाए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, तो फिर 25, 26, 30 तक पहुंच के कुछ तो बेहतर होंगे, जो लोग अपनी 30 में जाके सोचते हैं अपने बारे वेरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे माँ बाप का अक्स हैं। अगर माँ बाप में ग्रूमिंग नहीं है बच्चों में, वो कभी बातें कर करके ग्रूम अप को नहीं कर सकते। ये Laziness. लिख लें बात, ये लिख लें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम बहुत थकी हुई होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन दे देते हैं, ये लो खेलो, वी डोंट टेक केयर। हम सर्वेंट्स पे शाउट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा हमें देख रहा है। हम लोग अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा बेटा हमें सुन रहा है। लंबी फ़ोन कॉल्स पे अब यही हरकतें जो है वो बच्चे पिक करते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग सेम, और वो फिर आपको बुरी लगती है बात। They are basically copying you. So first thing is groom up yourself to groom up your kids. बिल्कुल। It is very important. आप अपनी ग्रूमिंग करो, यकीन करो बच्चे तो कॉपी है आपका। वो इतना खूबसूरत ग्रूम अप होंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार मुझे इनको कुछ बताने जिस की तरह भी जुबान जरूरत उन्हें आ जाती है, आपकी लैंग्वेज Yeah. आपकी। आपको देख आई देख के। लिटरली, मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरे बच्चों को बुक रीडिंग की आदत हो। मैं किताबी कीड़ा थी जिसको मेडिकल बुक्स की वो बहुत आदत थी, और मुझे बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं कोई नॉवल पढूं, कोई स्टोरी बुक रीडिंग करूं। अच्छा, आई वॉज फोर्सिंग माई चाइल्ड, मैं अपनी बेटी को ना कभी क्या स्टोरी बुक, कभी क्या क्या दुनिया की सारी चीज़ें, आई वॉज वंडरिंग कि यार वाई शी इज़ नॉट पिकिंग अप द हैबिट। एंड वन डे शी सेड टू मी, अम्मा आपने तो कभी किताब नहीं इस तरह पढ़ी उठाई। एंड लिटरली आई वॉज क्वाइट कि यार शी इज़ राइट, कि वो मुझे देख रही है, वो मुझे कॉपी कर रही है, और शी इज़ नॉट फॉलोइंग मी। वो भी कोर्स बुक्स पढ़ती है।
So I think groom up yourself first. कोई एक That's formula? important. हाँ, एक मैंने और पूछना था कि लोग अपने चेहरे का तो फिर भी ख्याल कर लेते हैं बाकी चीज़ों के सामने, लेकिन अपने हाथों और पाँव का ख्याल नहीं करते। मतलब जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब आते हैं, इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो आप देखते हैं कि उनके इतने ज़्यादा नेल बाइट हुए हुए होते हैं कि उससे आपको ना अजीब सा आता है, अनहाइजेनिक सी लुक आती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़ा सा कि मैं कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे डिजीजेज हैं स्किन की, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के पेशेंट्स, जो कि ना चाहते हुए भी नेल बाइटिंग करते हैं। ये जेनेटिकली उनका एक सिम्टम है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, उनके क्या होते हैं, उनके यहाँ पे होंठ फटने लग जाते हैं, चिलाइटिस होने लग जाता है, उनकी ईयर्स के नीचे यहाँ पे फटने लग जाते हैं, और उनको नेल बाइटिंग की आदत होती है। ऐसे बच्चों को, ऐसे एडल्ट्स को फिर वो लंबी हो जाती है आदत। ठीक है, और दूसरा ये कि डेफिनेटली स्किन केयर जहाँ पे आप फेस की करते हो, अक्सर लोग नेक पे सन ब्लॉक नहीं लगाते, हाथों और पाँव पे सन ब्लॉक नहीं लगाते। महंगी चीज़ें होती हैं, उनको लगता है शायद ये वेस्ट होता है, क्योंकि फेस बहुत, लेकिन अब माशाल्लाह लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो टेक केयर ऑफ योर टंग है, अपने ज़बान का ख्याल रखें, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एक कोई फिट रहने का फॉर्मूला जो आपको लगता है कि हर किसी को अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर? यार, बी ओरिजिनल, डू नॉट फॉलो ट्रेंड्स, फॉलो मतलब अपनी जो है ना पर्सनालिटी उसको खुद डिफाइन रखो, अपने आप को ढूंढो, ट्राई टू डिस्कवर योरसेल्फ। अच्छा That's a जी, beautiful चलते हैं thing. अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फूडीज। आप सबको पता है, और आज जो हम खाने जा रहे हैं और खिलाने जा रहे हैं वो है बीफ निहारी। वापस आएंगे और इसके बारे में बात खिलाती नहीं करेंगे। है वैसे आप। वापस आएंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि वो हमारी स्किन के साथ क्या क्या करती है। चले देखते हैं अपना सेगमेंट। क्या आपने किसी को ये कहते सुना है कि उनको निहारी नहीं पसंद? वेल, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि निहारी जो है मुग़ल दौर का ये खाना एक इंतहाई फेवरेट नाश्ता है इस रीजन का। मेरा नाम हमज़ा काजी है और आज हम डिस्कवर करेंगे कि आखिर निहारी का ओरिजिन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे इतनी गर्मी में निहारी खाना थोड़ा सा अब्सर्ड सा आइडिया, तो ओकेजनली ये सर्दियों का खाना है, मगर अब ट्रेंड्स इतने चेंज हो गए हैं कि लोग अभी भी जो है वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, निहारी को बहुत पसंद करते हैं। सो एक्साइटेड है गैस। हम जा रहे हैं वापस मुग़ल दौर में, जहाँ पर पानी जो है पीने का वो डाउनस्ट्रीम आता है, और क्योंकि डाउनस्ट्रीम से आने वाला पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होते, या उसको पीने से इंसान को डाइजेशन के इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं। और जब मुग़ल बादशाह इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन में पहली दफ़ा आए थे, तो ये मसला जो था वो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला था, और लोगों के लिए जो है वो पीने का साफ़ पानी जो था वो मैसर नहीं था, और उनको इस पीने के पानी से तकलीफ़ हो रही थी। पीने का जो साफ़ पानी है वो सबसे बेहतरीन वो होता है जो कि अपस्ट्रीम आता है, और डाउनस्ट्रीम पानी जो होता है वो आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो रॉयल हकीम थे, उन्होंने बादशाहों को ये मशवरा दिया कि हमें डाइट के अंदर जो है अपनी कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी चाहिए जो स्पाइसी हो, यानी कि स्पाइसी से भरी हुई हो, और उसमें साथ साथ उसको ज़ाहिर बात है आसानी से डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें कोई फ़ैट डाला जाए। ये सोचकर जो है वो बादशाह जो थे उन्होंने इस बात को जो है वो अहमियत दी, क्योंकि आवाम जो थी वो ज़ाहिर बात है हमेशा से मुग़ल दौर में भी उनका फोरमोस्ट जो है वो टॉपिक रहता था और इम्पोर्टेंस का टॉपिक होता था आवाम को खुश रखना। तो इस वजह से ये मसला सॉल्व करने के लिए जो एम्परर थे उस टाइम के ऊपर, उन्होंने हकीमों को ये इजाज़त दी कि वो शाही बावर्ची खाने में ये चीज़ जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, और इसके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ तैयार करवाएं जो कि लोकल आवाम के लिए जो है वो खाने में भी आसान हो और मज़ेदार भी हो, और इसके साथ साथ उनको जो है वो पेट की तकलीफ़ जो है भी है वो ना हो। बटर जो कि मिल्क की एक बाय प्रोडक्ट है, वो मैसेस के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था, और वो यूजुअली या तो एम्परर या रॉयल फैमिली ही अफोर्ड कर सकती थी, या फिर जो भी दरबार के अंदर मिनिस्टर्स थे वो लोग। तो ये तो कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं थी। इस वजह से, क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है, निहारी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि इसके अंदर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट था वो उसका फ़ैट था। ओवरनाइट गोश्त को जो है वो पकने के लिए रख दिया जाता था, और ये जो गोश्त था ये जो पकता रहता था काफ़ी ओवरनाइट,
ये अपनी फ़ैट जो है वो रिलीज़ करता रहता था, और जब आप इसको सुबह जो है वो कंज्यूम करने के लिए खाते थे तो आपका जो मीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट होके नीचे पड़ा होता था, और इसका जो फ़ैट है वो राइज़ करके ऊपर की तरफ आ जाता था। अब ये जो ओवरनाइट कुक होता था ये बहुत सारे स्पाइसेस में और बहुत सारे मसालों में जो है तैयार किया जाता था, और इस वजह से ये इंतहाई एक सेहतमंद डिश भी और ऐसी डिश जो कि आपको खाने में आसान हो और डाइजेशन में जो आपको हेल्प करे वो मानी जाती थी। रिसर्च जर्नलिस्ट के हिसाब से इसका एक बहुत मज़ेदार किस्म का ओरिजिन जो है वो 18th सेंचुरी में भी मिलता है, यानी 18वीं सदी। वहाँ पे कहा जाता है कि जो मज़दूर अवाम थी, जो मज़दूर तबका था, ये उसके लिए एक खुराक थी जिससे उनको सेहत और नरिशमेंट मिलती थी, और इस वजह से जो है ये ईजाद हुई, क्योंकि ये फुल एक पैकेज था जिसमें प्रोटीन भी थी और फैट भी था। जो निहारी का वर्ड है वो डिराइव करता है निहार से, और निहार जो है उसका लिटरल मीनिंग जो है वो है खाली पेट, यानी एम्प्टी स्टमक। अब इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये जो नाश्ता है ये उसके टाइम पे सबसे आइडियल जो है वो नाश्ता समझा जाता है, क्योंकि आप जो है वो ओवरनाइट जब आप सुबह उठते हैं और इसको निहार मुंह खाते हैं तो इसका जो लजीज जायका है वो कुछ और ही चीज़ है। अच्छा, ये निहारी जो है इसको ओवरनाइट जो है वो बहुत देर तक पकाया तो जाता है, और इस वजह से इसके अंदर जो है वो आपका मीट प्रोटीन है और ऊपर फैट जो है वो शामिल हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। पर इसको जब सर्व किया जाता है तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, इसकी लवाज़मात जो हैं वो टॉप की जाती हैं, और उनमें जो है कॉमनली जिंजर, गार्लिक, कई दफ़ा लीमू और चाट मसाला, ये चीज़ें शामिल हैं। और हरी मिर्चें जो हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, उसके ऊपर जो है ताज़ी कटी हुई हरी मिर्च हो तो क्या ही बात है। क्योंकि निहारी जो है वो नाश्ते के साथ जो है वो एसोसिएट की जाती है, और इसका नाम भी जो है वो इस तरह का है, तो इसको जो है वो खाने के लिए इसके साथ यूजुअली जो है वो नान प्रेफर किया जाता है। नान ब्रेड जो है वो आप इस्तेमाल करें इसके साथ, और इसमें आप डिप करें और पूरी एक अच्छा सा नवाला बनाएं और उसको खाएं निहार मुँह। अच्छा, आपको निहारी के बारे में एक बहुत ही फ़न फैक्ट बताता हूँ। दिल्ली में कई वेंडर्स अभी भी ये क्लेम करते हैं कि उनकी निहारी जो है वो निहारी है जो कि मुग़ल एरा से चलती आ रही है, यानी कि उसकी रूट्स जो हैं वो अभी तक मुग़ल एरा में वहाँ तक जाती हैं। और वो कैसे जाती हैं कि आपकी जो निहारी की देग तैयार की जाती है करंट डे, उसके अंदर पिछली डे की निहारी की एक प्लेट जो है वो शामिल कर दी जाती है। तो ये जो चेन चलती आ रही है इसको कहा जाता है कि ये मुग़ल दौर से अब तक जो है वो इसके अंदर देग के अंदर वो बार बार शामिल की जा रही है, और इस वजह से ये अभी तक मुग़ल एरा की ही निहारी है। अब ये वाकई में फ़ैक्ट हो या एक मार्केटिंग गिमिक, ये तो नहीं पता, मगर ये कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो लजीज़ नाश्ता है ये पाकिस्तान में यानी कि या सब कॉन्टिनेंट के रीजन में फेमस होने के साथ साथ अब ये ग्लोबल फिनोमेना भी बन चुका है। अमेरिका में, यूरोप में, अरब इलाकों में, ये हर इलाके में जो है वो खाया जाता है। अब जिस वक्त ये जो देसी जो हमारा एक रीजन है वहाँ पे इसकी जो ट्रैवल करते करते इसकी रूट्स आती हैं, वो आती हैं जब दिल्ली से हमारी इमिग्रेशन के दौरान जो फेमस वहाँ के जो शेफ़्स थे वो ट्रैवल करके या माइग्रेट करके इस रीजन में आए, यानी कि हैदराबाद और कराची के रीजन में। तो इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपने अपने निहारी हाउस जो है वो खोलना स्टार्ट कर दिए, और इस वजह से जो है वो यहाँ पे इस रीजन में भी ये निहारी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और पाकिस्तान में जो है वो पॉपुलर हुई। फिर जो वहाँ से ये पाकिस्तान में दीगर में चलती गई वो मशहूर होती गई, और ग्लोबली जो है ये इसलिए इतनी कॉमन जो हो गई और इतनी जो है फैल गई क्योंकि इस रीजन से या देसी रीजन से जो इमिग्रेंट्स जो हैं दुनिया भर में जाते गए वो निहारी की यादें अपने साथ लेके जाते रहे। वैसे तो निहारी जो है वो उसके अंदर जो है वो हमने बात की कि प्रोटीन जो है होती है मीट, और इसके साथ साथ उसमें फ़ैट होता है, पर इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड की जाती हैं जो कि डिफरेंट निहारी हाउसेस ने जो है वो अपनी स्पेशलिटी बना ली है। उसमें जैसे जो है वो नली जो है वो शामिल की जाती है, या फिर मग्ज़ जो है वो भी शामिल किया जाता है, और वो इक्वली जो है लजीज होता है। रणछोड़ लेन
निहारी का ओरिजिन जिसकी भी बात की जाए तो वहाँ से की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में रनछोड़ लेन में भाई नुमान जो है वो एक फेमस शेफ़ जब माइग्रेट करके पाकिस्तान आया तो वो लेकर आया। तो यानी पाकिस्तान में भाई नुमान जो था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो निहारी वहाँ इंडियन रीजन से यहाँ लेकर आया। सेकंड बेस्ट जो निहारी हाउस ओपन हुआ पाकिस्तान में वो था इदरीस निहारी, और इसी तरह जो है वो ये कराची के रीजन में खुला। ट्रैवल करते करते जब हम आए तो लाहौर में जो है मोहम्मदी निहारी खुला, और ये मोहम्मदी निहारी जो है वो इतना मशहूर हुआ कि ये रावलपिंडी में भी जो है आया और दीगर शहरों में फैसलाबाद, मुल्तान। तो भाई इस लजीज़ निहारी की यादें लेकर मैं आज आपको जो है खुदाफिज़ करूँगा। अगली एपिसोड में आपके साथ फिर शामिल होऊंगा। मेरा नाम हमज़ा काजी था, आप देख रहे थे फूडीज़। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से एक और सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। रैप अप करेंगे ज़रा इस टॉपिक को क्योंकि क्लोजिंग करीब है। डॉक्टर साहिबा, कार्बोक्सी थेरेपी और मीज़ोथेरेपी, इसके हवाले से भी थोड़ा जल्दी बता दें। लेकिन ऐसे अल्फाज में बताएं कि हमारे व्यूअर्स को फौरन से समझ ये आ है जाए। क्या? हाँ ठीक है। अब देखिए बहुत सारे, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लोगों को डार्क सर्कल्स के या डार्क आईज़ के मसले होते हैं, बहुत काली काली आंखें होती हैं, आसपास डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स की वजह से होता है। बाकी एस्थमा के पेशेंट्स, एनीमिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। अब उसमें कार्बोक्सी थेरेपी क्या है? बेसिकली CO2 गैस है। CO2 गैस मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि स्कैल्प, सर के बालों के लिए, आँखों के लिए, बॉडी में कहीं भी कोई टिश्यू आपने एक्टिवेट करना हो, रिजुविनेट करना हो, आपने कार्बोक्सी थेरेपी यूज़ करनी है। ठीक है। CO2 गैस क्या कर रही है? वो बेसिकली नए वेसल्स बना रही है, वहाँ का ब्लड फ्लो और ब्लड सप्लाई को बेहतर कर रही है, जिसका मतलब है कि वो जो आपका टिश्यू सो रहा है या डीजेनरेट हो रहा है, उसको वो रीजेनरेटिव प्रोसेस में ले आएगी। ठीक है। सो दैट्स द यूज ऑफ कार्बोक्सी थेरेपी। हम लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए इसको करते हैं। मीज़ोथेरेपी भी एग्जैक्टली इसी तरह है। बालों की मीज़ोथेरेपी होती है, मल्टीविटामिन्स इंजेक्ट किए जाते हैं स्कैल्प में, मल्टीविटामिन्स इंजेक्ट किए जाते हैं स्किन में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप स्किन के ऊपर लगाते हो क्रीम की फॉर्म में, ये हम इंजेक्ट करते हैं ताकि रिजल्ट इसका फौरन इंस्टेंट आए। क्रीम एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, ये ट्रीटमेंट्स फौरी रिजल्ट देती हैं। अच्छा, मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका भी अगर आप हेल्प बता दें कि मुझे बहुत छोटे छोटे, शायद लोग भी इससे इंटरैक्ट कर सकें, मुझे बहुत छोटे छोटे स्किन पे दाने निकल आते हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं होते, कोई और एक्नी का मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे मैं घर से ज़्यादा निकलूँ बाहर तो सन रिएक्शन की वजह से, या मुझे समझ में नहीं आती कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, अनइक्वल स्किन टेक्सचर जो है दैट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को होता है, स्पेशली उनको जिनकी ऑयली स्किन होती है या एक्नी फर्म स्किन होती है। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमने दिन में सारा दिन मेकअप करते हैं, या फिर अगर मेकअप ना भी करें, कुछ औरतें किचन में काम कर रही होती है, स्वेटिंग भी होती है, कुकिंग के फ्यूम्स भी लग रहे होते हैं, तो आइडियली इसको आपने क्लिनजिंग रोज़ाना करनी है। फेस वॉश क्लिनजिंग नहीं है, इसलिए आपने प्रॉपर क्लिनजर्स यूज करने हैं। जो कि एक्नी फर्म स्किन होती है ऑयली, वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर यूज करेंगे। जो कि ड्राई हैं वो ऑयल बेस्ड क्लिनजर भी होते हैं और मिल्क बेस्ड क्लिनजर्स भी होते हैं, वो यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर शहरबानो डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ये वास्ट टॉपिक है, दोबारा से इनको दावत देंगे और आपके तब सवालात भी लेंगे और इनके सामने रखेंगे। फीडबैक आपने इस प्रोग्राम का ज़रूर देना है कि आप लोगों को कैसा लगा। तमाम सोशल हैंडल पे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं अगर आपको किसी को दिखाना हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए हलीमा को और मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।